एवरीवन, दिस इज तनु ट्रिप्टान और आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था, मैथड ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था। देन थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कलेक्शन ऑफ ए डाटा, राइट। डाटा को किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं, हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। देन फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं सैम्पलिंग के ऊपर। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है उससे पहले आपको पॉपुलेशन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है हमारा सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग किसका पार्ट है? पॉपुलेशन का ही पार्ट है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? आपकी लार्ज लेवल पे होती है, ठीक है। वो क्या होती है? बड़ी अमाउंट पे होती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके पास डाटा है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में है। अब इतने बड़े डाटा को एनालिसिस करना, इतने बड़े डाटा के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस डाटा में से हम कुछ ना कुछ इनमें से कुछ पर्सन्स को उठा लेते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन्स को यहाँ पे क्या करेंगे, उठाएंगे और उसे हम कहेंगे सैंपल। मीन्स कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, उसमें से जब मैं क्या कर रही हूँ, छोटे से एरिया को मैं यूज कर रही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च, फॉर द पर्पज ऑफ द एनी प्रूफ, फॉर द पर्पज टू मेकिंग द थ्योरी, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं, सैंपल कहते हैं। कहते हैं ना कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कस्टमर के सामने, दुकानदार के सामने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है, वो एक सैंपल प्रोड्यूस करके सामने रखती है। क्यों? क्योंकि ये पता चले कि हाँ कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, अगर वो उसको यूज करे तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका फीडबैक कैसा है, क्या वो फील कर रहा है उसको यूज करके। सैंपल क्या होते हैं कि आप छोटे लेवल पर किसी चीज को ट्राई कर रहे हो, देन उसके बाद उसको वाइड लेवल पर उसको क्या करने वाले हो, जनरलाइज करने वाले, वाइड लेवल पर एप्लीकेबल करने वाले। हमने MC06 के अंदर डिस्कस किया था, जब भी हम कोई प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं ना, तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं? मार्केट टेस्टिंग करते हैं। मार्केट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद पहले तो वो भी क्या होता है, बनता भी थोड़ा है, ठीक है, कम अमाउंट में बनता है, उसको हम क्या करते हैं? टेस्ट करने के लिए मार्केट में सेंड करते हैं। और टेस्टिंग क्या होती है? अब इतने सारे प्रोडक्शन में से हमने क्या किया, केवल छोटे से अमाउंट को, छोटे से क्वांटिटी को हमने क्या किया, टेस्टिंग के लिए भेजा है। उसका जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो फिर हम क्या करने हैं, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने वाले, पूरी प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने वाले, उसे बोला जाता है सैंपल, ठीक है। मींस कि सैंपल एक छोटा सा हिस्सा है पॉपुलेशन का, ठीक है। इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपके क्लासिफिकेशन पे आए हैं और सैंपल एरर के ऊपर आए हैं। उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपलिंग का मतलब देख लेते हैं, सैंपल क्या होता है, फिर सैंपलिंग का देखेंगे। सैंपल क्या होता है? कि लार्ज ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से जब छोटे पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं ना, किस चीज के लिए? फॉर द स्टडी करने के लिए, फॉर द रिसर्च पर्पज के लिए, या फिर मैं कहूँगी कोई चीज मुझे प्रूफ करनी है, उस चीज के लिए मैं क्या करूँ, लार्ज ग्रुप में से कोई भी छोटा ग्रुप को मैं उठा रही हूँ, ठीक है। जो कि ये छोटा ग्रुप क्या करने वाला है, इस पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब इसके अंदर ना एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो। क्या कहता है कि जो सैम्पलिंग होता है, सैंपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को क्या करना है, स्कूल के अंदर एनालिसिस करना है, कौन सा स्कूल हमारे एरिया के अंदर बेस्ट है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे यहाँ पर 35 स्कूल्स हैं, तो 35 स्कूल को एनालिसिस करना, क्योंकि हर एक 35 स्कूल, हर स्कूल के अंदर क्या होंगे, बच्चों की स्ट्रेंथ होगी 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे स्ट्रेंथ होगी। अब सबको एनालिसिस करूंगी, सबकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे पास ये जो 35 जो हैं, ये आपके पास क्या है, स्कूल्स है। मैंने क्या किया, हर एक स्कूल को तो दिया, बट हर एक स्कूल के बच्चों को नहीं लिया मैंने। हर एक स्कूल के जो बच्चे जो होते हैं ना, पार्टिसिपेट जो करते हैं, जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि हाँ स्कूल की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी है, इस स्कूल के बच्चों ने नीट के एग्जाम को ज्यादा करेक्ट किया है, इस स्कूल के बच्चों ने एनडीए के एग्जाम को ज्यादा करेक्ट किया, इस स्कूल के बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम करेक्ट किया, इस स्कूल के बच्चों ने कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करेक्ट किया है। तो कहने का मतलब स्कूल के अंदर तो बच्चे काफी सारे हैं, बट इमेज किसके कारण क्रिएट हुई? कुछ एक स्पेसिफिक बच्चे जिन्होंने अपने आप को आगे दिखाया, अपने आप को पार्टिसिपेट किया, और उन पार्टिसिपेट बच्चों के कारण मैं इस पूरे स्कूल के रिगार्डिंग क्या कर पा रही हूँ, एनालिसिस कर पा रही हूँ कि ये स्कूल ऐसा मिलेगा, ये स्कूल ऐसा मिलेगा। इसकी पूरी पॉपुलेशन मेरा क्या है, पूरा स्कूल है, पूरे 5000 बच्चे हैं। 5000 बच्चों में से कुछ एक बच्चे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 5000 नहीं, मान लीजिए 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 100 बच्चे क्या है, एक स्मॉल ग्रुप है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे होल ग्रुप को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे स्कूल को, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्टडी अ सैंपल टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर ग्रुप। हमारे पास ये जो सैंपल है ना, इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये इसका मेन पॉइंट है, ये स्कूल अच्छा मिला क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, गेम्स में अवार्ड आए हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा नीट के एग्जाम के रिवॉर्ड आए हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा एनडी के एग्जाम के आए हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा
सीए फाउंडेशन की आई है। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं इस पूरे लार्ज ग्रुप में से। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप, मैं कहूँगी पूरे लार्ज ग्रुप के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका टाइम, आपका कॉस्ट, आपके एफर्ट, आपका हर चीज क्या लगने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो सैंपल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम, अपने कॉस्ट, अपने एफर्ट्स को कम कर सकते हैं और उससे आने वाले रिजल्ट को हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट आता है सेंसस एंड द सैंपल के बीच में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, तो ये जरूरी बनता है कि आप इसके बीच में जानो क्या मतलब होता है। सेंसस का मतलब क्या होता है कि जहां पर कलेक्शन किया जाता है डाटा को। ठीक है, कलेक्शन किया जाता है। अब मेरे पास, मैंने कहा कि मेरा एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर 5000 बच्चे हैं। मैं जब 5 के 5000 बच्चों से डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि हाँ जी गेम के रिगार्डिंग आपका कैसा रिस्पॉन्स है, गेम के रिगार्डिंग आपकी इच्छा कैसी है, गेम के रिगार्डिंग आपका इंटरेस्ट कैसा है, समझ रहे हो कि मैं जब हर एक बच्चे को वन बाय वन करके उनसे सारे एक बच्चों से कैलकुलेशन कर रही हूँ, हर एक बच्चे से डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, उसे कहेंगे सेंसस। मींस कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है, एक भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता। पर सैंपल में क्या था कि जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जब पोजीशन आती है वो क्या करते हैं, पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सैंपल क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, बट सेंसस क्या होता है, हम हर एक बच्चे को क्या करते हैं, इंडिविजुअली पूछते हैं कि हाँ जी आपका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा, मेथड ऑफ द कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द एवरी इंडिविजुअल्स इन द एंटायर पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे से अकेले में क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कवरेज होती है। मींस की हर एक मेंबर से जब पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन 5,000 बच्चों को इंक्लूड किया है। यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब देखो मैंने कहा कि ये पूरी पॉपुलेशन है और उस पूरी पॉपुलेशन को मैंने लिया है, तो एक्यूरेसी तो ऑब्वियस है, मैंने सारे का सारा डाटा ही जब ले लिया तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। बट इन केस मैं कहूँ कि सैंपल के अंदर, मैंने कहा कि सैंपल के अंदर मान लीजिए सैंपल इतना भी लिया जा सकता है, सैंपल इन केस मेरा इतना भी लिया जा सकता है। मीन्स की ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सैंपल, अब मैंने कहा कि मेरी पॉपुलेशन ब्लू कलर में है और सैंपल मेरा रेड कलर में है, तो जितना छोटा सैंपल होगा बेटे उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, एरर के चांसेस ज्यादा होने वाले, क्योंकि इतने छोटे से ग्रुप के ऊपर जो भी रिजल्ट आएगा मैं सबके ऊपर इंप्लीमेंट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एरर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैंने कहा कि सैंपल मेरा क्या है, 5000 बच्चे हैं, सॉरी पॉपुलेशन मेरी 5000 बच्चे हैं, उसमें से 4500 बच्चों को मैं ले रही हूँ, तो 500 की छोड़ा है मैंने, है ना, तो क्या है, एरर होने के इसके कंपैरिजन में हमारे पास कम चांसेस है ना, क्योंकि इसके बराबर की वाली बात हो जाती है। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने थे 5000 ले भी 5000 है, तो वहां पे क्या होंगे कि हमारे पास एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ ना के बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ कॉस्ट भी ज्यादा आती है। बट इन जस्ट अपोजिट सैंपल क्या होता है कि जहां पर क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में से हम कुछ एक स्पेसिफिक डाटा को उठाते हैं और उसमें से स्टडी करना शुरू कर देते हैं, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द रिसर्चर वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के अंदर एवरेज हाइट को जानना है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को मेजर करने के लिए ना 50-60 बच्चों को लेंगे, उनकी मेजर करेंगे आउट ऑफ द 500 स्टूडेंट में से, जो उनका रिजल्ट आएगा हम ये कहेंगे कि मोस्ट ऑफ बच्चों की हाइट जो क्या है 5 फुट से लेकर 6 फुट के बीच में है, या फिर मैं कहूँगी 5 फुट से लेकर 5.5 फुट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसस क्या होता है कि आप हर एक इंडिविजुअल को क्या देते हो, एक मौका देते हो एज अ डाटा कलेक्शन करने में हमें मदद करें। बट यहाँ पे स्मॉल ग्रुप होता है, यहाँ पे कहते हैं कि आपको हाई एक्यूरेसी होता है। रीजन यही है कि आप जितनी आपकी पॉपुलेशन है उतने से ही आप डाटा कलेक्ट कर ले, तो वहाँ पे एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। बट सैंपल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक्यूरेसी 100% ना होकर हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है वो 70, 80, 95, वो डिपेंड करता है कि आपका सैंपल छोटा है या आपका सैंपल बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं कि एक्सटेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग है, मीन्स कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इनकट करता है। बट यहाँ पे लेस टाइम के अंदर, लेस कॉस्ट के अंदर हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है। ये सेंसस क्या है तभी एप्लीकेबल होगा। और मैंने कहा कि मेरे पास 5000 बच्चे हैं, भाई 5000 बच्चे में कम से कम 1-2 महीना आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैं उन्हीं में से टोटल 100 बच्चों को उठा के सैंपलिंग करूँ तो मेरे पास 2 से 3 दिन का काम है ना। तो यहाँ पर ये स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ये क्या है, एप्लीकेबल हो सकता है, बट लार्ज पॉपुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल को ही उठाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा,
अब बात आता है कि सैंपल क्यों इतना जरूरी होता है कि हमें कि इस पूरे पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करना कि हमें कौन से ग्रुप को स्टडी करना है, कौन से सैंपल को मुझे उठाना है, कितना मुझे सैंपल उठाना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रीजन सबसे पहले यही होता है कि जो सैंपल होता है ना वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को। अभी मैंने बताया जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरे क्लास के बच्चों में से मॉनिटर क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जरूरी है कि हमारा जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है वो बेटर हो। इसी तरीके से पूरी पॉपुलेशन में से जो भी हम सैंपल उठा रहे हैं वो क्या हो, बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल ऐसा हो कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन दिखाए पॉपुलेशन की, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। मीन्स कि जो सैंपल जब हम उठा रहे हैं ये नहीं है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उठाओ। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को रिसर्च करनी है कि कितने बच्चे डेली स्कूल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसमें अंदर मान लीजिए मेरी फैमिली मेंबर्स के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, मैं उनके रिजल्ट्स को क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छा दिखा रही हूँ, बाकी के रिजल्ट को गंदा दिखा रही हूँ, तो बायसनेस आ रही है मेरे अंदर, है ना। तो क्या होना चाहिए कि सैंपल इस तरीके से उठाना चाहिए कि रिसर्चर के बीच में, रिसर्चर के माइंड के अंदर किसी भी तरह की पार्शियलिटी, बायसनेस ना आए, ठीक है। वो अपने हिसाब से सिलेक्शन ना करें। मैंने कहा कि मेरे को स्कूल की हमारे जो एरिया की है स्कूल की परफॉर्मेंस को चेकआउट करना है कि स्कूल की परफॉर्मेंस बेटर है, तो मैंने क्या किया, केवल मेरे आसपास के एरिया के स्कूल के बच्चों स्कूल को आइडेंटिफाई किया। बट मैंने कहा किया मेरे आसपास तो मेरे एरिया के अंदर, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो 35 स्कूल हैं, तो मैंने तो केवल 5-6 स्कूल को उठाया जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही लगते थे, जो कि मेरे को जाने में और वहाँ के टीचर्स से मेरी जान पहचान भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो, इसलिए कह रहे हैं कि जो सैंपल होता है वो अनबायस्ड होना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए ट्रू पिक्चर्स को, ठीक है। हमेशा रैंडम उठाना चाहिए, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं, हमेशा रैंडम उठाना चाहिए। आगे पढ़ाऊंगी कि रैंडम और नॉन रैंडम क्या होता है, ठीक है। सैंपल मोस्ट ऑफ क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मीन्स कि आपकी पॉपुलेशन के अप्रोक्स होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ आप बिल्कुल ही कम कर दो, या मतलब कि 5000 बच्चों में से आप 5 को ही एनालिसिस कर रहे हो, या 5000 बच्चों में से क्या 4900 बच्चों को कर रहे हो, नहीं। सैंपल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए कि 5000 में से 4500 4000 बच्चों को आप इजीली एनालिसिस करके आप रिजल्ट दिखा सकते हो, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। रिस्पॉन्डेंट क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्ड करे जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए सैंपल की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेन तो रीजन यही है कि सैंपल क्या करता है, हमें रिजल्ट बताता है, जिसको हम बताते हैं कि ये रिजल्ट हमारी पूरी पॉपुलेशन का। दैट्स द रीजन कहते हैं कि सैंपल परफेक्ट होगा तभी पॉपुलेशन का रिजल्ट भी परफेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सैंपलिंग मेथड, मींस कि जब हम सैंपल लेते हैं ना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सैंपल ले कैसे रहे हैं। समझ पा रहे, सैंपल लेने का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से मैं क्या कर रही हूँ, इस छोटे से पोर्शन को उठा रही हूँ, और इस पोर्शन को उठाने का मेन पॉइंट क्या था कि रीजन क्या, मैंने यही उठाया। तो यहाँ पे बात की गई है कि एक तो मेरे पास क्या है, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, एक हमारे पास क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, दिस वन, उधर वाले एरिया में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि जिसे हम ये भी कहते हैं रैंडम सैंपलिंग एंड द नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब क्या है कि आप एकदम से, आपके माइंड में कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे यही लेना है, मुझे वही लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। आपने क्या किया, रैंडमली किसी भी स्कूल को आपने उठा दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मेरे पास जो स्कूल की जो लिस्ट है वो क्या है, मेरे पास 35 स्कूल की लिस्ट है, बट मैंने विजिट किस में किया था, 22 स्कूल में विजिट किया था, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या है कि जितने भी 35 स्कूल्स हैं उनको मैं क्या कर रही हूँ, रैंडम भी उठा सकती हूँ और नॉट रैंडम। कहते हैं कि ये तो मैंने अचानक से कर दिया, बाय द डिफॉल्ट ऐसा हो गया, कहते हैं आप। तो रैंडम को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं, और नॉट रैंडम को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। इसके यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसके भी यहाँ पे 4 पॉइंट है। बहुत आसान पॉइंट है, समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी वे से मैं आपको समझाना चाहूंगी। और हाँ, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क बस यही है कि हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं आप, सैंपल जब सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आप किसी भी तरह की सोच विचारी नहीं करते, जो करते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं, मींस की रैंडम सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं। रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर ना बेटे बच्चे क्या है, 100 क्लास में बच्चे, ठीक है। मैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि हाँ जी, इनकी इन बच्चों की क्या है पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मुझे रिसर्च करनी है कि इन बच्चों की 100 बच्चों में से मुझे कोई भी बच्चे उठाने, मुझे नहीं पता कि मैं कितने बच्चों को उठाऊंगी,
तो मैंने क्या कहा कि मेरे को किस टॉपिक पे रिसर्च करना है कि इनकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी चेकआउट करनी है जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस बेटर है, मुझे ये चेकआउट करना है। अब 100 बच्चों को मैं करने लगी तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने क्या किया, इन 100 बच्चों में से किसी भी बच्चों को उठाया और मैं रैंडमली उठाऊंगी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे केवल लड़कियां ही उठाने, मुझे केवल बॉयज उठाने, मुझे केवल फर्स्ट लाइन वाले बच्चे उठाने, मुझे लास्ट बैक बेंचर को उठाना है। मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है, मैं रैंडमली चीज़ों को उठाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें रैंडमली में कोई भी आ सकता है, इन 100 में से कोई भी बच्चा आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल को चांस दिया जाता है कि हाँ आप सैंपल में आ सकते हैं। तो कैसे होगा, मैंने क्या किया, मेरे पास एक सोल्यूशन था कि एक चिट बनाई, हर एक चिट के ऊपर सब बच्चों के नाम, रोल नंबर ऐसे लिख दिया मैंने। तो उसको एक बाउल के अंदर डाल दिया, ठीक है, और बाउल के अंदर मैंने डाला और उसके अंदर मैंने जैसे ही मैं इसको ऐसे मिक्सअप किया, टोटल मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे को टोटल 10 बच्चों के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, 10 बच्चों का रिसर्च करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से टोटल मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक चिट बनाई, चिट के ऊपर सब बच्चों के नाम लिखे और इन चिट के वो मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इनमें से कोई भी 10 चिट्स को मैंने उठाना है और उस चिट्स के जितने भी बच्चों के नाम आएंगे वहां पर क्या होगा, उनके ऊपर मैं स्टडी करूंगी। क्या मैंने ये कहा कि इन 10 बच्चों को ही लूंगी, नहीं ना। मैंने क्या किया, पूरे पॉपुलेशन को, मेरे पास 100 बच्चे थे, मेरे लिए वो पॉपुलेशन है, उन 100 बच्चों के लिए मैंने क्या किया, सबको मैंने चांस दिया कि इसमें से किसी भी बच्चे का नाम इस चिट में आ सकता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग या फिर मैं कहूँगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसी तरीके से मैंने कहा कि इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपल, मीन्स का मतलब क्या होता है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव द चांस टू द बीइंग द सिलेक्टेड, हर एक मेंबर को चांस होता है कि वो सेलेक्ट हो सके एज अ सैंपल बनने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो फिर अब इसके पार्ट पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के या फिर मैं रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है, जहां पर आप क्या करते हो कि हर एक बच्चे को चांस देते हो। देखो रैंडम सैंपलिंग की डेफिनेशन तो आएगी। अब यहाँ पे सिंपल बोला है तो सिंपल ही है। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे पता है एक खास बात होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर जो आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके जो पॉपुलेशन होती है ना वो सेम नेचर की होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर केवल और केवल गर्ल्स होंगी, या फिर मैं रिसर्च करने वाली हूँ उन सेक्टर्स के रिगार्डिंग जो कि बॉयज ही बॉयज होंगे, उनमें से मैं सबको इक्वली चांस दूंगी। ये मेरी एक अकेली पॉपुलेशन होगी, ये मेरी एक अकेली पॉपुलेशन होगी, तब जाके मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे की पॉइंट यही 2 पॉइंट है कि यहाँ पर जब पॉपुलेशन क्या होती है, स्मॉल साइज में होती है, पहला पॉइंट होता है। दूसरा, वो स्मॉल साइज के अंदर वो भी होमोजीनियस नेचर की होनी चाहिए, वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। अब मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर ये क्या बच्चे हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 बच्चे हैं, आठों की आठों क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। उनमें से मैंने क्या किया है, किसी भी 6 को सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, एक बाउल के अंदर उनका नाम लिखा और उनको मैंने मिक्स कर दिया और किसी भी 6 पर्ची को मैंने उठाया और उसमें जिसका भी नाम आया उसके ऊपर मैं रिसर्च करना शुरू कर दूंगी, उससे मैं डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दूंगी। ये तो हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसके एग्जाम्पल डिसएडवांटेज आप इजिली पढ़ सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। देन आ जाता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ना जो पॉपुलेशन होती है ना होमोजीनियस नहीं होती, वो हेट्रोजीनियस होती है, राइट। तो कहने का मतलब मेरी क्लास में, जैसे मेरी क्लास में अभी फिलहाल बच्चे क्या है, बॉयज भी हैं, ठीक है, और मेरी क्लास के अंदर गर्ल्स भी हैं। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस कंसेप्ट है, ठीक है। इवन यहाँ पर पॉइंट यही रहने वाला है कि जो साइज है ना पॉपुलेशन का वो स्मॉल रहने वाला है, बट हेट्रोजीनियस है। इस केसेस में स्मॉल साइज बट हेट्रोजीनियस है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे भी रैंडम में सभी को इक्वल चांस देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर जब 100 बच्चे हैं ना, तो उसमें से क्या है, 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। तो सैंपल को सेलेक्ट करने का प्रपोर्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स कि 1:1 का रेशो बन रहा है, तो सैंपल का भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। मीन्स कि मैंने कहा कि मेरे पास 100 बच्चों में से मैंने ये बोला था कि मेरे को केवल 10 के ऊपर स्टडी करनी, तो अभी मैंने कहा कि 100 बच्चों में से 50 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, तो इसमें से यही होगा कि 5 लड़के होंगे, 5 लड़के होंगे। अब कौन होगी ये डिपेंड करेगा भाई, बॉल सिस्टम जो मैंने आपको पहले बताया था।
यहाँ पे फर्क बस किया था कि जो आपका ग्रुप था उसको मैंने क्या किया, पहले स्ट्रेटा किया। स्ट्रेटा दैट मींस उनके ग्रुप क्रिएट की कि एक होमोजीनियस नेचर के बच्चों को एक तरफ रखा, मींस की लड़कियों को एक तरफ कर दिया और लड़कों को एक तरफ कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इन लड़कों में से कोई भी 5 लड़की उठाने हैं, इन लड़कियों में से कोई भी 5 लड़कियों को मैंने कलेक्ट करना है मुझे, राइट। तो मैंने क्या किया, इस 50 चिट में से मैंने कोई भी 5 चिट मैंने उठाई, इसमें से भी क्या किया, किसी 50 चिट में से मैंने कोई 5 चिट उठाई, तो 5 लड़कियां आई मेरे पास, 5 लड़के आए, ठीक है। अगर इन केस मैंने कहा कि मेरी पॉपुलेशन में ना 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 में क्या है 60 लड़के हैं, ठीक है, 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो ऑब्वियस मेरी जो प्रपोर्शन होने वाली है क्या होने वाली है, 6:4 होने वाले हैं। मींस कि 10 मुझे जो बच्चे स्टडी करने के लिए लेने हैं तो उसमें 6 लड़के होंगे, 4 लड़कियां होंगी। तो सैंपल का साइज आपका डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कि पॉपुलेशन का प्रपोर्शन क्या है। अगर प्रपोर्शन इनडिफरेंस है तो सैंपल का साइज भी इनडिफरेंस होगा, अगर प्रपोर्शन क्या है इक्वल है तो सैंपल का साइज भी इक्वल ही होगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो स्ट्रैटाफाइड का मतलब होता है कि आपके पास जो हेटेरोजीनियस ग्रुप था उसको क्या करना है, पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, देन उसके बेसिस पे बाकी जो सैंपल साइज में सिंपल से रैंडम सैंपलिंग में डिस्कस किया वो सेम एज इट इज है। देन उसके बाद आ जाता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी इन बच्चों का मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। मान लीजिए इसके अंदर बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो इनमें से मैंने क्या किया, आधे बॉयज को कलेक्ट कर लिया, आधे गर्ल्स को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, समझ में आया? एडवांटेज डिसएडवांटेज कर सकते हो। चलो, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर एक सिस्टम होता है। सिस्टम दैट मीन्स मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर गैप, राइट, एक पर्टिकुलर गैप के बाद में इन बच्चों को उठाऊंगी, मीन्स कि मैंने कहा कि मैंने इंटरवल क्रिएट कर दिया, मैंने इंटरवल क्रिएट कर दिया। मान लीजिए मेरी क्लास में क्या है, 100 बच्चे हैं, मैंने कहा कि मेरे को 10 बच्चे चाहिए, ठीक है, तो 100 बच्चों में से 10 बच्चे लेना, दैट मीन्स हर 10वें बच्चे को ले सकती हूँ। मान लीजिए मैंने पहले स्टूडेंट को उठाया, फिर जो 10वें नंबर पे आ रहा है, रोल नंबर जिसका 10 नंबर है उसको उठाया मैंने, फिर जिसका रोल नंबर 20 आ रहा है उसको उठाया मैंने, रोल नंबर 30 आ रहा है उसको उठाया मैंने, रोल नंबर 40 आ रहा है उसको उठाया। मीन्स कि एक पार्टिकुलर फिक्स इंटरवल है, उस फिक्स इंटरवल के बाद में क्या कर रही हूँ, बच्चों को सेलेक्ट कर रही हूँ, और वो टोटल 10 बच्चे हो सकते हैं। तो सिस्टमैटिक क्या है कि प्रॉपर इंटरवल है, प्रॉपर गैप है, उस गैप के बाद में उनको उठा रही हूँ, उनको एज ए डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसको पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर ना मेन बात ये होती है, जब आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होता है ना, तभी आप क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिक सैंपल का यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं पता, ठीक है, तो उस केस में आप सिस्टमैटिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन को पुट किया मैंने, और नीचे मुझे जितने रैंडम सैंपल की रिक्वायरमेंट थी, मीन्स की टोटल पॉपुलेशन अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड, कितने मुझे सैंपल रिक्वायर्ड थे, मैंने उनको डिवाइड किया। देन मुझे एक इंटरवल पता चला कि हाँ 10 के बाद हर एक 10वें बच्चे को मुझे क्या करना है, उठाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं 1 से स्टार्ट करूं, मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। 2 से स्टार्ट किया तो हर 12वें बच्चे को उठाऊंगी, 3 से स्टार्ट किया हर 13वें बच्चे को उठाऊंगी। तो कहने का मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए, राइट। तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सैंपलिंग मेथड वेयर द एवरी इंडिविजुअल सेलेक्ट फ्रॉम द अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विद द स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन द रैंडमली। यहाँ पे देखो सब बच्चों को फोकस दिया गया है, सब बच्चों को पार्टिसिपेट किया गया है, बट डिपेंड करता है कि जो आपने डिसाइड किया है कि आपको कितने सैंपल चाहिए, उसको उसके बेसिस पे डिवाइड करता है कि हर 10 बच्चे को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद द नंबर, बट इंस्टेड ऑफ द रैंडमली जनरेटिंग द नंबर, इंडिविजुअल आर द चोजन एट द रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे उठाया कि मैंने कहा कि हर 4th बच्चे को उठा रही हूँ, मीन्स कि मैंने पहले इसको उठाया, देन मैंने उसको 8th वाले बच्चे को उठाया, देन मैंने उसके बाद 12th वाले बच्चे को उठाया, देन मैंने उसके बाद ऐसे उठा सकती हूँ। तो मेरा नंबर क्या आएगा, 4, 8, 12 आया। और इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने उठाया हुआ है 2nd, मैंने उठाया है 5th, मैंने उठाया 8th, मैंने उठाया हुआ है 11। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक पर्टिकुलर इंटरवल होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एक पर्टिकुलर गैप होना चाहिए, पर इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे को गैप नहीं नजर आ रहा, सो ये एक बेटर परफॉर्मेंस नहीं है। सो जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो परफेक्ट है, राइट, ओके। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बस पहुंचते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी आपका क्या है, रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है। क्लस्टर सैम्पलिंग पता है बच्चे क्या होता है कि आपके पास पता है यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये
ठीक है। इस पॉपुलेशन में से आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, और हेट्रोजीनियस भी है, होमोजीनियस भी हो सकती है, बट यहाँ पे मेन फोकस किया गया लार्ज है। तो हम इस लार्ज पॉपुलेशन में से हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप बनाने वाले हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना, ठीक है। इन ग्रुप्स को हम बनाएंगे और इन ग्रुप्स को हम फिर स्टडी करेंगे। अगर मुझे ये लग रहा है कि ग्रुप क्या है अभी भी हाई है, तो इसमें से और पर्टिकुलर ग्रुप बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि मुझे इंडिया के अंदर ये देखना है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। अब इंडिया तो भाई बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या किया, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उनकी चिट बना दी, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इन सबको 28, 29 जो स्टेट्स हैं हमारे, उन सबको मैंने क्या कर दिया, उनको एक चिट में बना ली। मैंने बॉल में डाला, उसमें से घुमाया फिराया उसको, उसमें से किसी एक चिट को मैंने हाथ लगाया। मान लीजिए मेरे पास क्या आया है, यूपी आया है, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरी जो रिसर्च होने वाली है यूपी पे होने वाली है। तो मैंने सबसे पहले ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद मैंने क्या किया है, उसको सेलेक्ट किया। अब यूपी भी वही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर यूपी को भी मैंने क्या कर दिया, इस छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर इसकी वही बात, रैंडमली उठाना है, मैंने चिट सिस्टम यूज किया, रैंडमली उठाया, मेरे पास आया यहाँ पर प्रयागराज, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आया प्रयागराज। तो मैंने यहाँ पे उठाया, ये भी अगर मुझे बड़ा लग रहा है तो मैंने क्या किया, मैं इसके और पार्ट्स कर लूँ कि मैं पर्टिकुलर एरिया को ही डिफाइन करूँ कि प्रयागराज के पर्टिकुलर एरिया को ही हम डिस्कस करेंगे, है, पूरे प्रयागराज को नहीं करने वाले। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी थी और उस पॉपुलेशन के आपने क्या कर दिए, छोटे 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 हिस्से कर दिए। अगर वो भी बड़ा लग रहा है तो आपने और हिस्से कर दिए, वो भी बड़ा लग रहा है तो आपने और हिस्से कर दिया। यहाँ तक तो था बेटे, इसको हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। अगर इसे हम आगे ग्रुपिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी क्लस्टर सैंपलिंग। इज इट क्लियर, मल्टी क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो देखो क्या लिखा है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द क्लस्टर्स। जियोग्राफिकल बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। एंटायर क्लस्टर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। पूरे क्लस्टर्स में से हम किसी भी क्लस्टर को हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। बट ईच सब ग्रुप शुड बी हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सैंपल। पूरे सैंपल में से हर एक ग्रुप में क्या होने, सिमिलरिटी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव्स है। अगर मैं कहूँ कि आपको पूरी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना हो तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको मेरे हिसाब से 1-2 साल आराम से लग जाएंगे, राइट। सो इतना टाइम ना लगा के इसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको नहीं, कन्वीनियंस तो आएगा नहीं बट राइट, आपने उसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। समझ में आया। ये थे बेटे आपके पास क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जहां पर हमने क्या किया, बॉल सिस्टम था, बट वहां पर क्या 2 चीजें थी कि सैंपल का साइज क्या था, स्मॉल था, और जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, होमोजीनियस थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग नहीं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि सैंपल का साइज तो आपका स्मॉल ही होता है, बट जो आपका जो सैंपल होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। तो इस वजह से इस हेट्रोजीनियस को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले होमो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम क्या करने वाले, सैंपल कलेक्ट करने वाले। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या है, जहां पर हमने क्या किया है, इंटरवल यहाँ पे बनाए हैं। इंटरवल के बेसिस पे एक फिक्स्ड क्या है, यहाँ पर गैप है, उस गैप के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। देन उसके बाद हमने समझा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि आपके पास हेट्रोजीनियस, आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, लार्ज लेवल पे पॉपुलेशन, आप उसके क्या बना रहे हो, छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हो, क्लस्टर बना रहे हो, और क्लस्टर बनाने के बाद आप उसकी स्टडी कर रहे हो। अगर ग्रुप के अंदर ग्रुप बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी क्लस्टर बोला जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि जहां पर जो रिसर्चर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर अपने सुविधा के हिसाब से क्या करने वाला है, सैंपल को सेलेक्ट करने वाला है। तो इसके आपके मोटे मोटे 4 टाइप्स है। सबसे पहले क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग लिखा हुआ है, तो आपको इसी चार्ट से समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरे को मेरा स्कूल के रिगार्डिंग मेरे को सर्च करना है कि हाँ जी कितने बच्चे क्या है स्कूल के अंदर डेली आते हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे आसपास के स्कूल को क्या कर लिया, उन सबको उठा दिया, राइट। मैंने क्या किया, मेरे आसपास के जितने भी स्कूल हैं उनको मैंने उठाया, क्योंकि मेरे लिए जाने में आने में मेरे टाइम को, मेरी कॉस्ट को, इन सब को कम कर रही है। तो मैंने मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मैं सैंपल को उठाऊंगी तो उसे बोला जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखो इसमें ना एरर होने के चांसेस है ना बहुत ज्यादा होते हैं, कहां पर, जब नॉन रैंडम सैम्पलिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है। एरर मैं आपको बताऊंगी, एरर होगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या निकल के आएगा, वो भी एरर फुल निकल के आएगा, है ना। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग आया समझ में, जहां पर हम क्या करते हैं अपने आसपास अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपनी पहुंच के हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपने सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब उसके बाद बढ़ते हैं हमारे पास वॉलंटियल रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। वॉलंटियल रिस्पॉन्स सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जजमेंटल जिसे हम कहेंगे, और पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। सबसे पहले हम इसकी इस थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि सिलेक्टिंग द सैम्पलिंग बेस होती है ऑन द इजी अवेलेबल एंड द विलिंगनेस टू द पार्टिसिपेट्स। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें इजीली मिल पा रहा है, विलिंगनेस भी है, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, राइट। समझ में आ रहा है, इजी है, इनएक्सपेंसिव है कि हमें डाटा को स्टार्टिंग से बेस से कैसे भी कलेक्ट करना है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास काफी सारे डाटा थे, बट मैंने क्या किया, मैंने केवल इन चारों को सिलेक्ट किया क्योंकि ये मेरे आसपास अवेलेबल थे, ठीक है। जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग का मतलब होता है जब मुझे ये लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर XYZ कोई भी पर्सन देगा, मीन्स कि मैंने अपने बेसिस पे किसी पर्टिकुलर को डिसाइड किया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे क्लास के अंदर जब मैं क्वेश्चंस को पूछूं, फॉर एग्जांपल, वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूं क्योंकि मैं सबको चांस देती हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस क्लास में पूछा, अगर मैं उम्मीद करूँ, जैसे हर एक क्लास में क्या होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ पुअरेस्ट पर्सन होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, मॉडरेट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ना केवल और केवल ये फर्स्ट बेंचर ही देंगे, तो अगर मेरे को जो पता है कि मेरा जो पर्पस है, उस पर्पस को आंसर करने वाला पर्सन ये है, उस पर्पस को आंसर करने वाला ये है, उस पर्पस को आंसर करने वाला ये है, ये है, ये, राइट। यहाँ पे कन्वीनियंस नहीं है, मैंने मेरे पर्पस को इंपॉर्टेंस दी, मेरा पर्पस देखा, मेरे पर्पस के लिए कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट अच्छा रहेगा, मैंने खुद सेलेक्ट किया उसके लिए, उसे बोलेंगे पर्पसिव सैम्पलिंग, राइट। समझ पा रहे हैं कि जो आपको आंसर दे पाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस नहीं आती, यहाँ पे अपने रिसर्च, जो भी आप रिसर्चर खुद जजमेंट लेता है कि हाँ मुझे कौन से रिसर्चर, कौन से आपके जो रिस्पोंडेंट है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, समझ पा रहे हैं। इसके अंदर और एक भी एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे मुझे ये जानना है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी एरिया कहाँ पर है, सो मैं क्या करूँगी, न्यू दिल्ली के वहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। स्लम सिटी जो स्लम एरिया जो है मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो मैंने खुद सेलेक्ट किया कि स्लम एरियाज के अंदर ही मुझे इसका आंसर मिल सकता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास कोटा सैम्पलिंग, एंड देन उसके बाद आ जाता है आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, अच्छा आपके सिलेबस में कोटा सैम्पलिंग है, यहाँ पे वॉलंटियर, अच्छा वॉलंटियर और ये दोनों सेम ही बेटे, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग के बारे में समझो, कोटा सैम्पलिंग क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है। कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। मैम ये तो हमने क्लस्टर में भी डिस्कस किया था। सुनो, आपके पास जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें को मैंने क्या किया, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन थी उसका मैंने सब ग्रुप बना दिया, ये दूसरा ग्रुप बना दिया, ये तीसरा ग्रुप बना दिया। यहां पर ध्यान से सुनना, कोटा सैम्पलिंग के अंदर केवल मेन ग्रुप के ऊपर डिवाइड करते वक्त फोकस दिया जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो भी पर्सन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी डाटा को सिलेक्ट करना है, वो अपने हिसाब से करेगा कि मैं तो केवल इसको लूंगा, मैं तो केवल इन दोनों को लूंगा, मैं इसमें से लेता ही नहीं, ठीक है। मीन्स कि कोटा के अंदर क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो केवल और केवल क्या करता है, वो पहले मेन स्टेप के ऊपर वो क्या करता है, फोकस करता है, सैम्पलिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए, बट नीचे वाले में अपनी वो कन्वीनियंस के हिसाब से लेता है। बट क्लस्टर के अंदर क्या था कि अगर मेरे को क्या करना है, ग्रुप को सेलेक्ट करना है, तो वो भी क्या आगे भी क्या हो रहा था, चिट सिस्टम से हो रहा था। इसमें से प्रयागराज में से भी मुझे कोई इलाका चुनना है, कोई एरिया चुनना है, तो वो भी चिट सिस्टम से हो रहा था।
बट कोटा में नहीं होता। यहाँ पर क्या है, आपने यूपी सुना, ये तो ठीक है, क्लस्टर और यहाँ पर कोटा यहाँ पर अभी तक सेम है। बट आगे अगर क्या कर रहा है, अगर कोटा की बात की जाए, कोटा में क्या होगा, यूपी में अपने हिसाब से वो प्रयागराज की बजाय भाई लखनऊ भी ले सकता है, वो कुछ और भी ले सकता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जब फर्स्ट स्टेप तो क्या है, जब सैंपल का लार्ज सैंपल का ग्रुप में डिवाइड किया, यहाँ पर फोकस था, बाद में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिया, उसे बोला जाता है कोटा सैंपलिंग, राइट। क्या लिखा हुआ है, जब व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप एंड द रिसर्चर्स सेट द कोटास, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इतना कोटा डिसाइडेड है कि जनरल कैटेगरी के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए कितना इतना है, पीडब्ल्यू के लिए इतना है। तो जब हम क्या करते हैं, कोटा डिसाइड कर दिया है, अपनी बेसिस पे आपने कोटा डिसाइड किया, यहाँ पे आपने रैंडमली नहीं कोटा डिसाइड किया, आपने अपने बेसिस पे कोटा डिसाइड किया, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड द रेफरल भी बोलते हैं, चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर ना एक मेन पॉइंट पता है क्या होता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट होते हैं ना, मीन्स की जो रिस्पोंडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आप नहीं जानते कि वो कौन है। जैसे ऊपर हमें पता था कि मेरे पास 100 कैंडिडेट है, मेरे पास मेल है, फीमेल है, इतने हैं, ये यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो टोटली अननोन होती है, आप नहीं जानते आपकी जो टारगेट है, जो पॉपुलेशन है वो कौन है, ठीक है। सबसे मेन बात ये तो याद रखनी है कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, अननोन होती है। और उस अननोन पॉपुलेशन में से जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को क्या करना है, ये देखना है कि कितने बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट या फिर अल्कोहल या फिर मैं कहूँ कि ड्रग्स का यूज करते हैं। क्या कोई बच्चा सामने आकर ये कहेगा कि हाँ जी मैं करता हूँ, कहेगा नहीं ना, मुझे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे उनकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। जैसे मुझे क्या मिल गया, एक बच्चा मिल गया, ठीक है, जैसे मुझे एक बच्चा मिल गया, मैं उसको ऊपर थोड़ा सा ये कहूंगी कि थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगी कि हाँ, इसको यूज करने ना करने से कितने फायदे होंगे, ठीक है, यूज करने से कितने नुकसान होंगे, मैं उसको परसुएट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसमें मैंने उससे थोड़ा बहुत जैसे पूछताछ स्टार्ट हुई, तो मैंने कहा कि अच्छा और कौन करता है तुम्हारे साथ, तो वो डायरेक्ट तो नहीं बताएगा, है ना, पर उसने थोड़ा बहुत हिंट दिया। तो इसने बोला कि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, तो मेरे को 2 पॉपुलेशन और मिल गई, मीन्स टोटल 3 मेरे पास हो गए हैं। फिर ये किसी 3 बच्चों का और नाम बताएंगे, ये किसी 3 बच्चों का नाम और बताएंगे। तो कहने का मतलब पहले बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था मेरी पॉपुलेशन क्या है, जैसे ही मुझे एक पर्सन के बारे में पता चला, उसके थ्रू एक चेन बन गई, इसलिए बोला जाता है, इसको हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। रेफरल भी बोलते हैं, क्योंकि इसने इसको रेफर किया, इसने आगे 3 बच्चों को रेफर किया, इसने आगे 3 बच्चों को रेफर किया, ठीक है। तो व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट नो एंड द इन्फॉर्मेशन इज नॉट गॉट इजली, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इजली नहीं मिलती। कौन बच्चा ये कहेगा कि हाँ जी मैं ड्रग्स करता हूँ, उनको खुद डर रहता होगा। कौन कहता होगा कि भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, या फिर मैं कहूँगा कि कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें जो आप छुपाते हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इन्फॉर्मेशन निकालना उस पर्टिकुलर चीज से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती है। एंड इट इज विल बी कॉन्टिन्यू whenever the required the sample is not complete। मैंने कहा था कि कम से कम मेरे को स्कूल के अंदर से 10 बच्चे ऐसे चाहिए जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। अभी तो मेरे पास 3 हुए, तो मैं लगातार फिर चलती रहूंगी। तो उसने तीनों के नाम और बताए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गए 6 बच्चे, तो यहाँ पे इन्होंने तीनों के नाम और बताए, यहाँ पे हो गए 10 बच्चे, तो मुझे केवल 1 बच्चा और चाहिए। तो मेरी जो सैम्पलिंग है वो तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी, सैंपल को कलेक्ट करने की तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक जो रिसर्चर है, जैसे मैंने कहा कि जब तक मेरे 10 बच्चे कंप्लीट नहीं हो जाते रिसर्च करने के लिए, सैंपल कलेक्ट होने के लिए, सो तब तक मैं उसको करती रहूंगी, बच्चों को लेती रहूंगी। 1 पर्सन इज अ रेफरल टू देयर इज अ अदर पर्सन। एक पर्सन क्या करे, दूसरे पर्सन को रेफर कर रहा है। अच्छा मैम, स्नोबॉल क्यों लिखा गया? आपने कभी स्नोबॉल आते हुए देखी? हम इसकी पहाड़ पे वो छोटी सी बिंदु होती है, ठीक है, वो जब नीचे नीचे आती है वो अपने साथ बाकी बर्फ को भी लपेटती हुई आती है नहीं आती है। तो पहले मेरे पास बच्चा कितना था, 1 था, फिर 3 हुए, फिर मेरे पास क्या हुए, बहुत सारे होते चले गए। तो जब वो क्या है, किसी पहाड़ से जब भी कोई स्नो गिरती है तो वो इस तरह से बोला जाता है, ये स्नो बॉल की तरह है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं होता, फिर हमारे पास एक चेन बन जाती है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है, उसे बोला जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जाता है वॉलंटियर सैम्पलिंग। वॉलंटियर में क्या होता है कि जब मेरी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब मेरी इच्छा है कि डाटा कलेक्ट करूं, बट मैं किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर रही, मैं मेरे हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन को में से किसी भी पर्सन को सेलेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे खुद कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्वे होता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि रैली होती है,
तो रैली के अंदर क्या आप लोगों को ये बोला जाता है, सबको बोला जाता है कि हाँ जी रैली के अंदर आना है, ठीक है, ये सभा है इसके अंदर आना है, क्या सभी पब्लिक आती है? नहीं आती ना, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं वही उसके अंदर जाते हैं, यस यू नो। तो इसी तरीके से सैंपल भी होता है, जैसे मैं कहूँगी, मैं मोस्ट ऑफ मेरी क्लास के अंदर करती हूँ कि मेरे को ये बोलना होता है कि या तो पनिशमेंट आप बता दो या फिर मैं बताऊंगी। तो बच्चे अपनी पनिशमेंट खुद ही बताते हैं, वो सेल्फ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर, है ना, जिससे मुझे भी आइडिया मिल जाता है कि हाँ जी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो वॉलंटियर सैम्पलिंग वही होती है कि जहाँ पर इंडिविजुअल क्या करता है, सेल्फ सेलेक्ट करता है अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी, कि मेरे ऊपर स्टडी करो, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। ऑफरली इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ओपन कॉल्स, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे कि सर्वे होता है, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, अगर आप इसमें कैंडिडेट एज ए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, समझ में आया सैंपल और नॉन सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग एंड और नॉट रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। अब बात कर रहे थे एरर। देखो सैंपल को सिलेक्ट करते वक्त एरर हो सकती है या फिर सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद एरर हो सकती है। कहने का मतलब देखो सैंपल को सिलेक्ट करने में एरर किस में होगी, जब हम क्या करते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं। वहां पर जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो आपका रिजल्ट निकलता है वो आप क्या नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज दैट मीन्स आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सैंपल आपने क्या हुआ, अपने बेसिस के ऊपर, अपनी कन्वीनियंस के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर आपने सेलेक्ट किया था। दैट्स द रीजन कहते हैं कि जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है ना, नॉन रैंडम आपकी सैम्पलिंग होती है, वो आपकी क्या होती है, कहीं ना कहीं एरर क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे को इस पॉपुलेशन में से क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है। अगर मेरे को सैंपल कलेक्ट करते वक्त मेरे को उससे गलती हुई, सैंपल कलेक्ट करते वक्त मेरे से गलती हुई, तो उसे बोलेंगे कि मेरे पास कैसी हुई है, सैंपल एरर हुई है। अच्छा, इस सैंपल को कलेक्ट तो मैंने, चलो ठीक, मैंने क्या किया, सैंपल को मैंने ठीक कर दिया, अच्छे से कलेक्ट कर दिया, बट सैंपल कलेक्ट करने के बाद का जो काम होता है ना, जो ह्यूमन बीइंग का होता है कि हाँ इसके ऊपर प्रोसेस कैसे करनी है, डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, डाटा को अरेंज कैसे करना है, क्वेश्चनरी कैसे डिजाइन करनी है, दैट मीन्स उसके बाद जो भी एरर होगी वो ह्यूमन बीइंग की एरर होगी, मेजरमेंट की होगी, क्वेश्चनरी की होगी है, या फिर मैं कोई और एरर बताऊं तो उसे बोलते हैं नॉन सैंपल, उसे बोलते हैं नॉन सैंपल एरर बोला जाता है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है। तो सैंपल एरर क्या मतलब हो गया कि when there is a difference between the result from the sample and the actual population, मीन्स कि जब आपके सैंपल का जो रिजल्ट है वो आपकी पॉपुलेशन से मैच नहीं करता, वो तभी होगा जब आपके सैंपल को सेलेक्ट आपने गलत किया हो या फिर आपने बहुत छोटा सैंपल कलेक्ट किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सैंपल के ज़्यादा एरर होने के चांसेस कब होते हैं, जब आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन में से बहुत छोटे एरिया को सिलेक्ट करते हो। बताया था, ये बताया था मैंने, यहाँ बताया था मैंने, है ना, समझ पा रहे हैं? अच्छा, हाँ यहाँ बताया था कि जितना छोटा सैंपल आप सेलेक्ट करेंगे उतने एरर होने के क्या है, एरर ज्यादा होते हैं। अगर जितना ज्यादा बड़ा सैंपल करेंगे, इक्विवेलेंट टू पॉपुलेशन करेंगे, तो आपके एरर होने के चांसेस ना के बराबर या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, राइट? समझ में आया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सैंपलिंग एरर के ऊपर बात कर रहे थे कि जहां पर हमारे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का है जो आपका रिजल्ट है और जो आपका सैंपल का रिजल्ट है, वो दोनों क्या है, आपके अनइक्वल है। वो अनइक्वल यही होता है जब हमारे पास सैंपल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैंपल एरर के चांसेस क्या होते हैं। सैंपल का एरर के चांसेस सबसे पहले क्या है कि जब हम क्या करते हैं, रैंडम सैंपलिंग नहीं करते, राइट, रैंडम सैंपलिंग नहीं करते, हम अपनी प्रेफरेंस, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ओकर ड्यू टू द चांस व्हेन द सैंपल डज नॉट परफेक्टली रेफरल टू द रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन, जब आपकी जो पॉपुलेशन को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती है उस केस में। अब मैंने कहा कि मेरी पॉपुलेशन इतनी सारी है, मैंने क्या किया, केवल और केवल मैंने अपने एरिया के लोगों के ऊपर स्टडी किया, तो भाई बाकी के कहाँ जाएंगे, हाँ बाकी के कहाँ जाएंगे, तो एरर हो गया। सैंपल फ्रेम एरर होता है। फ्रेम का मतलब होता है लिस्ट, कि मैंने क्या किया है, सैंपल को क्रिएट करते वक्त हमने लिस्ट क्रिएट की है कि हाँ ये सैंपलिंग होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि टेलीफोन डायरेक्टरी की एग्जांपल बेस्ट है इसमें, कि मैंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एरिया के मैंने कहा कि मेरे को ना, मैं इन सभी लोकेलिटी के लोगों के ना टेलीफोन डायरेक्टरी को उठाऊंगी और वहाँ से जिसके भी जितने भी नंबर आएंगे उनसे मैं पूछताछ करूँगी, ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया, ठीक है।
बट उनमें से कुछ पर्सन ऐसे निकले कि जो कहते हैं कि भाई हम तो बाहर रहते हैं, कुछ ऐसे निकले कि जिनका नंबर ही नहीं लग रहा, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि हमारा तो रॉन्ग नंबर है, तुम्हारा ये रॉन्ग नंबर है, हम तो कोई और बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब जब हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ही, लिस्ट ऑफ पर्सन ही ना मैच हो तो उस केस में हमारे सैंपल के अंदर एरर होती है, राइट? समझ में आया? अच्छा, नॉन सैम्पलिंग एरर मैंने क्या बताया, जब क्या होती है कि हमारे ह्यूमन एरर होती है। ह्यूमन एरर दैट मीन्स हमारे डाटा को कलेक्ट करने में, डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को एनालिसिस करने में गलतियां होती हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है नॉन सैंपल एरर बोला जाता है, ठीक है, समझ में आया? इसके टाइप देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने सैंपल तो कलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट करने के बाद बच्चे जितने भी मेरे पास एज ए सैंपल में आए थे उनसे जो डाटा आया मैंने उसको मेजर करना ही नहीं आया, ठीक है, मैंने उसको गलत सलत मतलब उधर का डाटा उधर कर दिया, उधर का डाटा उधर घुमा दिया, तो कहीं ना कहीं गलती मेरे में हुई है ना, मैंने चीज़ों को मेजर अच्छे से नहीं किया तो वहाँ एरर हो सकती है। प्रोसेसिंग में एरर हो सकती है, मीन्स कि मैंने हैंडल नहीं किया है कि जैसे क्लास स्कूल के अंदर मोस्ट ऑफ होता है कि जैसे मंथली बेसिस पे टेस्ट होती है तो टेस्ट की लिस्ट गुम हो जाती है, राइट? तो मैं जब तक उसको हैंडल नहीं करूँगी, जब तक मैं उसको एक फाइल में अरेंज नहीं करूँगी तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। रिस्पॉन्स एरर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स एक नॉन रिस्पॉन्स एरर होता है। रिस्पॉन्स एरर का मतलब होता है, बच्चे ध्यान से सुनना इस बात को, जब क्या होता है कि मैंने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, मैंने देखा कि मैं +2 क्लास को क्या करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ, मैं रिस्पॉन्स लेने के लिए गई, बट उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ना हो तब भी एरर क्रिएट होता है कि वो कुछ बोल नहीं रहे तो एरर है। अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो फोर्सफुली कर रहे हैं, मीन्स कि उनकी कोई इच्छा ही नहीं है कि हाँ इसके प्रति वो कुछ बोले, तो वो क्या सी बात करेंगे, मनगढ़ंत कहानी बताएंगे, वो एग्जैक्ट डाटा नहीं देंगे। या फिर मैं कहूँ कि मेरे को बच्चों के प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में देखना है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक तो मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों से पूछ रही हूँ, और बच्चों से ना पूछ के मैंने क्या किया, उनकी मम्मी से पूछा, तो मम्मी तो भाई थोड़ा दिमागदार वाली बात करेंगे, है ना, तो वो कहेंगे कि थोड़ा सा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इफेक्टिव, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, कलर नहीं फेड नहीं होना चाहिए। तो क्या है, जहां पर मेरे को रिस्पॉन्स जिससे लेना था उससे ना लेकर मैं किसी और से ले रही हूँ, तब भी क्या हो सकती है, रिस्पॉन्स में एरर हो सकती है। तो एक तो पॉइंट हो गया रिस्पॉन्स जब नहीं दे रहे, एक हो गया जब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स दे रहे जबरदस्ती या रिस्पॉन्स कोई और दे रहा है किसी और के नाम पे, तो भी एरर हो सकती है। नॉन रिस्पॉन्स के मतलब में होता है जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, कहते हैं ना चुप्पी जो होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो यहाँ पर वही खतरनाक वाली बात होगी, ठीक है। पुअर क्वेश्चनरी डिजाइन, मीन्स कि मैंने जो क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं वो बहुत ही मतलब बकवास क्वेश्चंस थे, मीन्स कि जो आपको पूछना चाहिए था वो आप वो नहीं पूछ रहे, हेजिटेट करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। आप पूछ रहे हैं कि हाँ जी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपको पता लगा कि हाँ उसकी जॉब लगी है, तो आप उसको पहली पॉइंट में ये पूछ रहे हो कि हाँ जी सैलरी कितनी है, कितना कमा लेते हो, कितना खर्चा कुछ और, वो थोड़ा सा हेजिटेट करना शुरू कर देगा कि हाँ इससे बात करना बकवास वाली बात है ना। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, क्वेश्चनरी डिजाइन होती है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चंस क्या है पुअरली है, वो आपके मेन रिसर्च के से रेलिवेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए रिजल्ट भी इररेलेवेंट रिसीव करेंगे, राइट। तो सैंपल एरर क्या होता है, जब जहां पर नेचुरल आपकी गलती नहीं होती, आपके सिलेक्शन में गलती होती है। नॉन सैंपलिंग एरर होती है जब आप क्या करते हो, जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, एक तो मेजरमेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चनरी डिजाइन में आ रही है, तीसरा रिस्पॉन्स में आ रही है, और जो फोर्थ है आपके पास फोर्थ पॉइंट था जिसके अंदर प्रोसेसिंग, या फिर मैं कहूँ कि प्रोसेसिंग में, कि आप प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पा रहे, आप उसको हैंडल अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। चैप्टर हो गया फिनिश। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस पूछी गई है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज इसलिए बताई है। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि सैम्पलिंग रिजल्ट क्या होता है, उसके जो मोस्ट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पॉपुलेशन से मिलते हैं, वो तभी मिलेंगे जब आपका सैंपल लार्ज होगा। अच्छा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब मैंने आपको बताया, जो कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग से बिलोंग करता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। मेथड ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग भी मैंने आपको डिस्कस किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी डिस्कस किया, ये डिफरेंस है बेटे, ठीक है। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग के बीच के बारे में डिस्कस किया, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं हम, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए आपको पे करना होगा, ठीक है। टीम का जो नंबर है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे जो MCO01 से हमने स्टार्ट किया था, MCO01 से स्टार्ट किया था, MCO0 हमने 6 कंप्लीट कर लिया, MCO0 हमने 7 कंप्लीट कर लिया, अब फाइनली हम MCO03 पर पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे करके हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द नवंबर तक हम इन सबको कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, राइट। सो चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टाटा, बाय बाय।